गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब? वेलकम टू द क्लास। क्या हाल चाल? सब बढ़िया ही होगा। तो हम क्या कर लिए थे? हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है, कौन सा चैप्टर फर्स्ट, सेट्स, वो क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। तो आप लोग जाके उस वीडियो को जरूर देखें और उसमें जो चीजें आपको नहीं समझ आए तो आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है। या कि आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं वहां पे उसका रिस्पॉन्स दे दूंगी। या कि अगर ज्यादा कमेंट हुए तो हम क्या करेंगे कि मैं एक वीडियो ही बना दूंगी कि फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास कैसे कैसे किस किस प्रकार के डाउट आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज जाके चैप्टर 1 की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, सारे वीडियोस और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो देखो, मैथ्स में जो है मेरा मानना है कि लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता नहीं है। अगर आप मेरे बारे में जानोगे तो मैं आपको बता दूं, मैं भी काफी टाइम तक हिंदी मीडियम स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन मैंने मैथ्स को हमेशा इंग्लिश में ही पढ़ा है। मतलब बुक्स मेरी हिंदी की ही होती थी, लेकिन उसमें जैसे कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं कि सेट्स क्या है, तो सेट्स को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। तो आप समुच्चय ना पढ़ के उसको सेट ही पढ़िए, क्योंकि जब आगे आप मैथमेटिक्स में कंटिन्यू करोगे या कि कुछ भी आप पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश में बुक्स जल्दी अवेलेबल हो जाती हैं। दूसरी चीज ये है कि इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं वो एज कंपेयर टू हिंदी काफी इजी होते हैं। तो हमारे पास उसका मीनिंग समझने के लिए वर्ड्स कई बार क्या करते हैं, हेल्प कर देते हैं। इसलिए अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि हिंदी से नहीं पढ़ा रही हैं। आप देखो, मैथ्स में वन को 1 2 3 तो सबको आता है ना। मेन जो है टर्मिनोलॉजी है वो आपके बुक्स में हिंदी में लिखने के बाद ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिखा होता है। तो आप कोशिश करें कि थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीख जाएं। उससे क्या होगा कि आपकी वर्ड पावर भी बढ़ेगी और आपकी मैथ्स में मुझे लगता है कि अगर आप इंग्लिश से पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप क्या कर पाओगे, डेवलप कर पाओगे। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, मूव करने वाले हैं चैप्टर सेकंड की ओर। तो यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर सेकंड। और चैप्टर सेकंड का नाम क्या है, पहली बात तो ये समझ लो। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? रिलेशंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्या है? रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये हमारे चैप्टर का नाम है। अब आपको रिलेशन सुन के ही समझ आ रहा होगा कि किसी दो चीज के बीच में हम क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। उनके बीच में क्या किस तरह से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम वो चीज पढ़ेंगे। लेकिन आज हम ना तो रिलेशन पढ़ेंगे और ना ही हम फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। हम आज इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर का, कि चैप्टर में रिलेशंस और फंक्शन पढ़ने के पहले हमें क्या चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो हम अपने चैप्टर सेकंड का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं आज। तो आपको कुछ रूल्स हैं, क्या हैं, वीडियो को कंप्लीटली देखनी है ताकि आपको चीजें कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और कहाँ पे एंड हो रही हैं। अगर आप ऐसा देखोगे, थोड़ा सा देख लिया इसके बाद खत्म, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आप क्या हो जाओगे, भ्रमित हो जाओगे अलग से, कि आपको ऐसा लगेगा कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ सेल्फ डाउट भी होने लगेगा। ठीक है, आपको नोटबुक रखनी है, पेन रखनी है, ताकि आप चीजों को शॉर्ट में लिख पाओ। 1 घंटे का लेक्चर होगा या 2 घंटे का लेक्चर होगा, आपको सारी चीजें एज इट इज नोट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ कि आपको क्या करना है, जो चीजें आपको नई मिलती जा रही हैं या जैसे आप आज पढ़ने वाले हो उसमें क्या क्या कीवर्ड्स मिलने वाले हैं, आपको सारी चीजों को क्या करना है, नोट डाउन करना है और उसका मीनिंग नोट डाउन करना है कि वो कॉन्सेप्ट या वो वर्ड का क्या मतलब है, मैथ्स में हमारे क्या मतलब है। ठीक है, कोई भी अगर हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन आता है, तो पहले वीडियो को पॉज करना है, इसके बाद सॉल्व करना है। नहीं बनता है तो वीडियो को फिर से चला के हमें सॉल्यूशन देखना है, लेकिन पहले अपनी थिंकिंग स्किल को क्या करना है, डेवलप करना है, क्योंकि एग्जाम आप दोगे, मैं नहीं। रिवाइज प्रीवियस लेक्चर्स, आपको क्या करना है, प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करते रहना है। आप चाहे वीडियो के माध्यम से रिवाइज करें या आप चाहें अपनी शॉर्ट नोट्स जो आपने बना के रखी है उससे रिवाइज करें। मैं बोलूंगी कि आप अपनी शॉर्ट नोट्स से ही रिवाइज करो, क्योंकि जब आप वीडियोस देखते हैं तो हम बोल रहे होते हैं, सारे टीचर्स बोल रहे होते हैं, उसमें आप लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो थोड़ी पैसिव हो जाती है। तो बेहतर रहेगा कि आप जो अपनी शॉर्ट नोट से पढ़ोगे
तो आप एक्टिवली उस चीज को क्या कर पाओगे, समझ पाओगे कि क्या हम रिवाइज कर रहे हैं। अगर कोई डाउट है तो अगेन एंड अगेन मैं बोलती हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में क्या कर देना है, कमेंट जाके कर देना है, ठीक है। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारे दो चीज आती हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट्स, ऑफ सेट्स, ठीक है। तो आज हम दो चीजें समझेंगे, दोनों चीजों को एकदम आराम आराम से समझेंगे ताकि हमारे मन में कोई भी डाउट ना रहे क्लास लेने के बाद। तो सबसे पहला आता है ऑर्डर्ड पेयर। क्या आता है, ऑर्डर्ड पेयर। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, लिखी हुई है। तो एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। देखो इसका नाम है ऑर्डर्ड, का मतलब है कि कुछ तो हमारे पास एक ऑर्डर में चल रहा है, मतलब एक सीक्वेंस में चल रहा है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है, तभी हम बोलते हैं उसको कि ऑर्डर में है। जैसे अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर की, तो 1 2 3 4 5 6, तो आपको नहीं लगता कि ये एक ऑर्डर है कि हाँ ठीक है, पहले एक आया, फिर उसमें 1 ऐड करेंगे तो 2 आ गया, फिर उसमें एक ऐड करेंगे तो 3 आ गया। तो इसमें भी हमारे पास क्या होगा, पैटर्न होगा। दूसरी चीज पेयर। पेयर का मतलब है दो। पेयर का क्या मतलब है, दो, मतलब टू। तो हमारे पास क्या होने वाला है, वो दो ऑब्जेक्ट्स को मिलके हमारे पास क्या बनेगा, पेयर बनेगा। अब कैसे बनेगा वो हम समझते हैं, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं हमारे पास लेट ए एंड बी, क्या, लेट ए एंड बी टू सेट्स। कितने सेट्स हैं हमारे पास, टू सेट्स हैं, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो लेट ए इक्वल टू मैंने मान लिया कि 1 और 2 है, और b इक्वल टू मान लो मैंने मान लिया कि a एंड b है, ठीक है। आई कहानी समझ में। तो आपको क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर हमें लिखना है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि ऐसा पेयर जिसका ऑर्डर हो। तो मान लो मैं a को पहले और b को बाद में लिख रही हूं, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं ऐसे लिखे जाएंगे कि a कॉमा b, ठीक है। और a क्या है हमारे पास, a क्या है, कैपिटल ए, मतलब ए सेट से आ रहा है, और जो स्मॉल बी है, मतलब जो एलिमेंट हमारा बी है, वो कहां से आ रहा है, कैपिटल बी से आ रहा है। तो ये हमारा जो कहलाता है, ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। अभी देखेंगे इसको ओपन करके कि कैसे दिखेगा ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास देखो बोल रहा है कैसे बनाओ, ए में हमारे पास ए के एलिमेंट आने हैं, तो ए की जगह मैं 1 रख सकती हूँ क्या, ठीक है, ये लो 1 रख दिया। बी की जगह हमें किसका एलिमेंट रखना है, सेट बी का एलिमेंट रखना है, तो मैंने पहले ए रख दिया, ठीक है। एक तो ये बन गया। और बन सकते हैं क्या, मान लो मैं पहले पोजीशन पे क्या है, सेट ए का एलिमेंट है, तो मैं 2 रख देती हूँ। दूसरे पोजीशन पे क्या है, सेट बी का एलिमेंट है, तो हम बी रख देते हैं। ये बी इसका एलिमेंट है ना, देखो यहाँ, ठीक है। अब और बन सकते हैं क्या, बिल्कुल बन सकते हैं। मान लो मैं ए की जगह क्या रख रही हूँ, 1 रख रही हूँ, और बी एलिमेंट की जगह सेट बी का मैंने ए एलिमेंट रख दिया। तो हमारे पास ये जो कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, सिंपल सा आप समझ लो कि अगर मैंने ऑर्डर्ड पेयर में पहले ए को रखा है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ सेट ए होना चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी पोजीशन पे क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। और इस प्रकार से हम जितने बनाना चाहें उतने बना सकते हैं, सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे। तो आपको ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझ आया। एक स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अगर ऑर्डर पेयर में उसने दिया है फिक्स्ड ऑर्डर, अगर उसने बोला है कि यहाँ पे हमें ए का एलिमेंट रखना है और यहाँ पे बी का एलिमेंट रखना है, जहां पे स्मॉल ए जो है कैपिटल ए का मतलब सेट ए का एलिमेंट है, और स्मॉल जो b है वो कैपिटल B मतलब सेट B का एलिमेंट है, तो ये हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर। आई कहानी समझ में, क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ये हमारी रही कहानी, किसकी रही, ऑर्डर्ड पेयर की। आपको ऑर्डर्ड पेयर समझ आ गया होगा। ऑर्डर्ड का मतलब है कि अगर मैंने पहले बात की है सेट ए की, तो हम पहला एलिमेंट सेट ए का रखेंगे, और दूसरा एलिमेंट अगर सेट बी का है तो हम दूसरा एलिमेंट सेट बी का रखेंगे। इतनी कहानी आपको समझ आई, ठीक है। अब हम एक चीज और पढ़ते हैं
कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होंगे। क्या दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होंगे? तो यहां पे हेडिंग डालोगे इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, टू ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, ये हो गई हमारी हेडिंग। तो दो ऑर्डर्ड पेयर हमारे इक्वल कब होंगे? मान लो मैंने एग्जांपल में लिया कि 1 and 2 और मैंने मान लो ले लिया 3 and 4। अब मुझे दिखाना है कि ये ऑर्डर्ड पेयर जो है इसके बराबर होना चाहिए। तो कब बराबर होगा? कोई भी चीज किसी भी चीज के बराबर कब होती है? जब वो हूबहू सेम दिखती है। क्या होती है? हूबहू सेम दिखती है। मतलब फॉर, अगर मुझे दिखाना है कि ऑर्डर्ड पेयर 1 2 इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर 3 4 है, तो उसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा? 1 इक्वल टू 3 एंड 2 इक्वल टू 4। ये कंडीशन होगी तभी हमारे पास क्या होंगे? ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसे क्या हम ऐसे लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, हम लिखेंगे लेट, मैं जनरल लिख ले रही हूं, A1 एंड B1 एंड A2 एंड B2 be two ordered pairs, two ordered pairs, then A1 and B1 and A2 B2 are said to be, कब इक्वल कहलाएंगे वो? इक्वल इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ A1 इक्वल टू A2, मतलब इसका पहला और इसकी पहली पोजीशन इक्वल होना चाहिए, एंड B1 इक्वल टू B2। आई बात समझ में? कब होगा? जब इसका पहली पोजीशन दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के पहली पोजीशन के इक्वल होगा और पहले ऑर्डर्ड पेयर की दूसरी पोजीशन दूसरे ऑर्डर्ड पेयर की दूसरी पोजीशन की क्या होगा? इक्वल होगा। तब हमारे पास क्या कहलाएगा? दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स क्या कहलाएंगे? इक्वल कहलाएंगे। आई कहानी समझ में? मतलब कि A1 इक्वल टू A2 होना चाहिए और B1 इक्वल टू B2। इफ एंड ओनली इफ क्यों लगा है? इसलिए लगा है क्योंकि यदि ये कंडीशन हो गई, अगर दोनों बराबर हो गए, A1 इक्वल टू A2, मान लो एग्जांपल लेती हूं मैं कि मान लो मैंने ले लिया 1 and 2। अब ये 1 and 2 के ही इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल है। तो देखो 1 बराबर 1 है और 2 बराबर 2 है कि नहीं? तो यहां से देखो, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? बिल्कुल मैम। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी? बिल्कुल होगी। इसीलिए लगा हुआ है इफ एंड ओनली इफ। मतलब अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। और अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं तो हमारे पास क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होगा। आई कहानी समझ में आपको? अब मैं एक एग्जांपल्स अब आपको और दिखाती हूँ। मान लो हमारे पास ऐसा है कि x प्लस 1 एंड y माइनस 2 इक्वल टू हमारे पास है 3 एंड 5। क्या है? x प्लस 1 एंड y माइनस 2 इक्वल टू 3 माइनस 5। तो हमारे पास क्या होगा? ये दोनों इक्वल कब होंगी? देखो आपने इसके पहले भी ऐसी कोई चीज पढ़ रखी है A एंड B करके, जिसे हम बोलते थे ओपन इंटरवल, और जो कि हमारे पास क्या था? एक सेट था। ठीक है, और सबसेट था किसका? रियल नंबर का। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी ऑर्डर्ड पेयर की बात करेगा तो उसमें लिखा रहेगा, और जब भी सेट की बात करेगा तो उसमें लिखा रहेगा। तो दोनों चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर वो ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहा है तो आप ऑर्डर्ड पेयर लेके सॉल्व करोगे। अगर वो सेट की बात कर रहा है कि लेट ए बी एंड सेट, ओपन इंटरवल ए बी बी अ सेट, तो आप क्या करोगे? उसको एज अ कंसीडर करोगे सेट। ठीक है, तो आई कहानी समझ में? अब यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या बोलोगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, हमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करना है और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब मैंने बताया था कि दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होते हैं जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो क्या हो जाएगा? सिंस ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल,
ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा, हेंस हम क्या बोल सकते हैं कि पहला जो एलिमेंट है वो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का क्या होगा, पहले एलिमेंट के इक्वल होगा। एंड और मैंने क्या बोला था, दूसरा दूसरे के बराबर होगा, तो ये दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y माइनस टू इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 राइट हैंड साइड जाएगा, मतलब 3 माइनस 1। एंड इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, x इक्वल टू 3 में से 1 जाएगा 2। ठीक है, यहां करते हैं y इक्वल टू -2, हमारा राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। तो देखो हमें मिल गई x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 7। तो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल की बात करेगा तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देना है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। आई कहानी समझ में? तो ऑर्डर्ड पेयर अभी तक समझ आया आपको, और इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, दो चीजें समझ आई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट? गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q, मान लो हमारे पास दो सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी होंगे तो क्या होंगे मैं वही बताऊंगी, नॉन एम्प्टी सेट है, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे दिखाएंगे, P क्रॉस Q। नॉर्मली आपने प्रोडक्ट पढ़ा होगा, हमें ऐसे नंबर्स में जब पढ़ते हैं 2 इंटू 3 पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, 2 मल्टीप्लाई 3 पढ़ा है, लेकिन आप ये भी एक हमारे पास क्या है, ऑपरेशन है, क्या है, एक ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स है, हमने पहले ऑपरेशन पढ़ रखा है, कौन कौन से पढ़ रखे हैं सेट में, यूनियन पढ़ रखा है, इंटरसेक्शन पढ़ रखा है, डिफरेंस पढ़ रखा है, कॉम्प्लीमेंट पढ़ रखा है। हमारे पास एक और आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। नंबर्स में हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है और डिवीजन होता है। ये चार ऑपरेशंस हमारे किस में होते हैं, नंबर्स में होते हैं। यहां पे मैं लिख देती हूं, ये हम नंबर्स में पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं, नंबर्स में। कोई भी नंबर्स हो हमारे पास, रियल नंबर्स हो, रैशनल हो, इररैशनल हो, कोई भी नंबर्स हो, हम उसमें चारों ऑपरेशंस की बात करते हैं। जब भी कोई हमें नंबर पढ़ाया जाता है उसके बाद हमें वही पढ़ाया जाता है कि आप दो नंबर को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा। तो बेसिकली नंबर्स कैसे काम करते हैं इन चारों ऑपरेशंस के साथ। फिर हमने सेट्स पढ़ा, सेट्स पढ़ा, सेट में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन आए, पहला हमारे पास आया यूनियन, दूसरा आया इंटरसेक्शन, और तीसरा हमारे पास आया डिफरेंस। ठीक है, फिर आया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, फिर हमारे पास अब आया है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास सेट के ऑपरेशंस हैं। अच्छा, ऑपरेशंस की अच्छी बात क्या होती है कि जब भी दो सेट्स को आप क्या करोगे, दो सेट के बीच में कोई भी ऑपरेशन लगाओगे तो अगेन हमें क्या दे देता है, सेट दे देता है। नंबर्स में भी है, मान लो हमारे पास क्या है ऐसा, यहां पे मान लो हमारे पास ये इनपुट है, यहां से ए जा रहा है, यहां से बी जा रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये हमारे पास ऑपरेशन है प्लस माइनस इंटू मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइडेशन। तो अगेन ये हमें एक नंबर दे देता है, एक क्या दे देता है, नंबर दे देता है। यहां से हमने दो नंबर इसको भेजे और ये ऑपरेशन करके हमें क्या दे दिया, एक नंबर दे दिया। सिमिलरली सेट में होता है, दो सेट्स लेके हम ऑपरेट करते हैं, हमें अगेन एक सेट मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ये भी हमारे पास क्या है, एक ऑपरेशन है। इसका मतलब कि जब भी हम ऑपरेट करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक अगेन हमें सेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक अगेन हमें सेट मिल जाएगा। आई कहानी समझ में आपको? अब देखते हैं कि उस सेट के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। तो P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। देखो इसीलिए हमने ऑर्डर्ड पेयर्स को पहले पढ़ा था। ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, सारे के सारे ऑफ एलिमेंट फ्रॉम P एंड Q, P और Q के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। डिफाइन कैसे करते हैं, P क्रॉस Q इक्वल टू एलिमेंट्स P एंड Q सच दैट
जो स्मॉल p आएगा वो कहाँ का एलिमेंट होगा, हमारे पास p सेट का, और जो q होंगे वो कहाँ के एलिमेंट्स होंगे, q के होंगे। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ आई। अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। एग्जाम्पल, पहले मैं सिंपल एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लो मेरे पास है कोई सेट p इक्वल टू, क्या है, p इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। q इक्वल टू है हमारे पास a एंड b, दो सेट हमने ले लिया। अब हमें डिफाइन करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट के बीच में डिफाइन करना है, तो हम p लिखेंगे, देन ये मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, देन q लिखेंगे, ये हो गया p क्रॉस q। अब इसके जो एलिमेंट्स आएंगे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल हमें ब्रैकेट में लिखना है। किस में लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट में। तो पहला एलिमेंट जो बनेगा, पहला एलिमेंट कहां से आ रहा है, p से आ रहा है, तो p में कौन सा एलिमेंट है, 1, q का एलिमेंट a, ठीक है। दूसरा लिखो 1 b, ठीक है, ये b लिख लिया। अब हमारे पास q में कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब 1 के साथ हमने क्या दिखा दिया, a भी दिखा दिया, b भी दिखा दिया। अब 2 के साथ देखो, 2a 2b, अब q के सारे एलिमेंट्स खत्म हो गए, देन 3 का बताओ, 3a, देन 3b। आई बात समझ में, कैसे लिखना है हमें। अब हम दूसरा देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई सेट है a इक्वल टू, मान लो मैं a1 एलिमेंट ले रही हूं, और मैं b सेट ली जिसमें हमारे पास दो एलिमेंट हैं 1 एंड 2, ठीक है। एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए उसकी टेंशन नहीं लेना है। a और b के बीच में क्या निकालना है हमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, a क्रॉस b लिख देंगे, ठीक है। हमारे पास ये कलेक्शन है, सेट का कलेक्शन है, तो करली ब्रैकेट तो आएगा ही, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, एक ऑपरेशन है, और ऑपरेशन हमें क्या दे देता है, सेट देता है। तो जब सेट देगा तो उसके एलिमेंट्स हम किसके अंदर लिखेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हैं वो किस प्रकार के हैं, वो इस प्रकार के हैं। ये स्मॉल ब्रैकेट में दो एलिमेंट्स अगर दिखेंगे तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला एलिमेंट हमारा कहां से आएगा, ए से आएगा, 1। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि हमें पहला एलिमेंट लेना कहां से है, देखो ये ए है, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट हमारा कहां से आएगा, 1 से, ठीक है। अब मैं इसे लिखती हूं 1 एंड बी का एलिमेंट 1, ठीक है। दूसरा क्या बन जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट हमारा ए का 1 है, दूसरा एलिमेंट 2। क्या और कोई पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं, क्या और कोई पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं। अब देखो पहला एलिमेंट हमारा ए है, तो यहां देखो ए ए हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमारा पहला ए लिखा है, इसलिए पेयर में पहले एलिमेंट भी किसके आएंगे, ए के आएंगे। अब हम बात करते हैं बी की, तो बी में देखो, बी हमारे पास सेकेंड पोजीशन में है, तो देखो बी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 1 एंड 2। तो यहां देखो 1 आया है सेकेंड पोजीशन में, 2 आया है सेकेंड पोजीशन में। तो आपको यहां से क्या ध्यान रखना है कि ये इसके जो एलिमेंट होंगे, इसकी पोजीशन फर्स्ट पोजीशन होगी, ठीक है, और बी जो है इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, सेकेंड पोजीशन होगी। आई कहानी समझ में आपको। तो 1 1 एंड 1 2 इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। मान लो मैंने ले लिया x इक्वल टू एलिमेंट्स, मान लो मैंने ले लिया 3 एंड 4, ठीक है, और मैंने y इक्वल टू ले लिया 1। अब मुझे लिखना है y क्रॉस x, क्या लिखना है, y क्रॉस x। अब आपको याद रखना है पहली पोजीशन पे किसके एलिमेंट होंगे, y के होंगे, किसके होंगे, y के, और x के हमारे एलिमेंट्स जो होंगे किस पोजीशन पे होंगे, सेकेंड पोजीशन पे होंगे। तो इसके एलिमेंट्स हम कैसे लिखेंगे, पहला y का एलिमेंट आएगा मतलब 1, x का एलिमेंट दूसरे पोजीशन पे मतलब 3। अच्छा, अभी और बन सकता है क्या, हाँ, अगर मैंने x का एलिमेंट ले, y का एलिमेंट ले लिया 1 और x का एलिमेंट ले लिया 4, बन जाएगा। आई बात समझ में। तो 1 4 एंड 1 3। तो आपसे x क्रॉस y पूछे या y क्रॉस x पूछे, दोनों में ही आपको क्या याद रखना है कि कौन सा एलिमेंट पहले आएगा। अगर x क्रॉस y है तो पहला एलिमेंट x का, दूसरा y का। अगर y का एलिमेंट है
तो पहला एलिमेंट y का, दूसरा एलिमेंट x का। ठीक है, अब आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल मैं लेती हूं। मान लो मेरे पास a इक्वल टू 5 है। क्या है? a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू भी हमारे पास क्या है? 5 है। मतलब दोनों ही सेट में एक भी एलिमेंट्स नहीं है। अब मुझे डिफाइन करना है a क्रॉस b। तो बताओ क्या आएगा? मेरे पास एलिमेंट्स ही नहीं है, तो आप उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर एलिमेंट लिखने जाओ तो क्या लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे तो क्या होगा? हमारा सेट क्या रहेगा? खाली रहेगा। और अगर सेट खाली रहेगा तो आपको नहीं लगता कि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हो जाएगा? आई बात समझ में? तो एक सेट हमारा 5 है, दूसरा सेट भी एम्प्टी है, तो हमारे पास उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। यहां पे बोल सकता है कि अगर ए नल सेट है, बी नल सेट है, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा? नल सेट होगा। आपको पता होगा कि इसी को 5 को हम क्या बोलते हैं? नल सेट भी बोलते हैं। इसी को हम एम्प्टी भी बोलते हैं। एम्प्टी का मतलब खाली, नल का मतलब भी कुछ नहीं। और तीसरा हम इसको ही बोलते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब भी क्या होता है? खाली। ठीक है, तो ये तीनों नाम से जानते हैं। चलो अगली बात करते हैं। एक एग्जाम्पल और लेती हूं। मान लो मेरे पास a इक्वल टू 5 है और b इक्वल टू मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3, मतलब नॉन एम्प्टी है। ठीक है, अब मैं बात करती हूं कि a क्रॉस b इक्वल टू क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? ए का एलिमेंट हमारे पास है ही नहीं, तो आप फर्स्ट पोजीशन में किसे रखोगे? कुछ नहीं आएगा। सेकंड पोजीशन के लिए एलिमेंट तो है, लेकिन फर्स्ट के लिए एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब हम एलिमेंट्स बना ही नहीं पाएंगे और हमारा ये भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आई कहानी समझ में? मैं एक और एग्जांपल लेती हूं। a इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया नॉन एम्प्टी सेट 1 2 एंड b इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया 5। ठीक है, तो a क्रॉस b इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगेन 5, क्योंकि अभी भी हमारे पास सेकंड पोजीशन के लिए एलिमेंट नहीं है और इसे भी हम कैसे दिखा सकते हैं? 5 से दिखा सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखो, अगर हमारे पास 7th नंबर में a इक्वल टू नेचुरल नंबर का सेट है। क्या है? नेचुरल नंबर का सेट। और b इक्वल टू हमारे पास क्या है? मान लो 1 2 है। ठीक है, अब हमें डिफाइन करना है a क्रॉस b। क्या डिफाइन करना है? a क्रॉस b। तो a क्रॉस b डिफाइन करेंगे तो क्या होगा? अच्छा, a इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं हम। a में क्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन आ जाएगा। ठीक है, अब हमें a क्रॉस b, पहले सेट a का एलिमेंट, दूसरी पोजीशन पे सेट b का एलिमेंट। तो चलो लिखते हैं। पहले मैंने लिख लिया 1 एंड b का लिख लिया मैंने 1। ठीक है, अब मेरे पास दूसरा एलिमेंट मैंने इस 1 को लिख लिया। अब इसके पास एक और एलिमेंट है, तो इस 1 के साथ इसको भी लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा? 1 एंड 2। ठीक है, अब b के एलिमेंट्स खत्म होंगे, तो अब a का हम इसके पास जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 1 2 2। फिर 3 के पास जाएंगे तो 3 1 एंड 3 2। क्या ये कभी खत्म होगा? क्योंकि b के पास तो लिमिटेड एलिमेंट्स हैं, लेकिन a के पास क्या है? इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। कितने हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो a क्रॉस b भी हमारे पास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट। आई बात समझ में? आ गया। तो यहां पे आपको नोट लिखनी है। क्या लिखनी है? नोट। पहला लिखो कि इफ a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू, b ऐसा लिख लो, a इक्वल टू 5 एंड b be a नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट, देन क्या हो जाएगा? a क्रॉस b इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5। ठीक है, दूसरा लिखो, अगर इफ a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 5, देन क्या हो जाएगा? a क्रॉस b इक्वल टू 5। तीसरा क्या हो जाएगा? इफ
ए इज आ, ऐसा मत लिखो, इसको लिखो लेट ए बी आ, let A be a non-empty set, non-empty finite set, non-empty finite set, and B be a infinite set, infinite set, then A Cartesian product B is also an infinite set. ठीक है, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। हमने यहाँ पे देख लिया, और फाई कैसे होगा हमने ये भी देख लिया। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि अगर फाई होगा तो उसका कार्टेशियन, अगर एक भी सेट फाई हो गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अगर एक भी सेट इनफाइनाइट हो गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब अगर दोनों सेट नॉन एम्प्टी और फाइनाइट हैं तभी कार्टेशियन प्रोडक्ट एक नॉन एम्प्टी और क्या आएगा, फाइनाइट सेट आएगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, number of elements in a Cartesian प्रोडक्ट। ठीक है, देखते हैं इसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर देखते हैं फॉर्मूला क्या आता है। फर्स्ट नंबर a इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया 1 2 3 एंड b इक्वल टू मैंने ले लिया a एंड b। ठीक है, तो हमें इसका दिखाना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आते हैं, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। a पहले लिखा है तो a का पहली पोजीशन हो जाएगी और b की सेकंड। a में फर्स्ट एलिमेंट लिखो 1, b में दूसरे का एलिमेंट लिखो a। अब आपको मैं लिखने का तरीका बताती हूँ कैसे लिखना है। आपको a की पहली जो फर्स्ट है उसकी पहली पोजीशन फिक्स कर लेना है और सेकंड एलिमेंट्स को आपको क्या करते रहना है, बढ़ाते रहना है। तो 1a लिख दोगे, देन अभी देखो b के पास एलिमेंट है, मतलब हम पहले का फिक्स रहने देंगे और दूसरे में बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब 1 खत्म हो गया, ये b के एलिमेंट्स खत्म हो गए, तो अब हम मूव करेंगे a के सेकंड एलिमेंट के पास, तो 2 और b का एलिमेंट आ जाएगा a। अभी b के पास और एलिमेंट है तो 2 बन जाएगा b। अब खत्म हो गया तो अब हम नेक्स्ट एलिमेंट में मूव करेंगे 3a एंड 3b। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगेगा। तो अब एक बात बताओ आप, इसके पास एलिमेंट्स कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स a कितने थे, 3 थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b कितने थे, 2 थे। यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने एलिमेंट्स हैं, 6। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहते हैं, तो एक सॉरी कर्ली ब्रैकेट नहीं, स्मॉल ब्रैकेट के। तो इसका जो एक एलिमेंट होगा हम एक ब्रैकेट काउंट करेंगे, मतलब ये पूरा हमारा क्या बनाएगा, एक एलिमेंट बनाएगा। फिर ये देखो एलिमेंट्स किससे सेपरेटेड होते हैं, कॉमा से, तो ये हमने कॉमा लगाया है दूसरा एलिमेंट लिखने के लिए। ठीक है, तो टोटल इसके पास एलिमेंट कितने हो गए, 6। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स a क्रॉस b इक्वल टू क्या हो गया, 6। आई कहानी समझ में। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने a सेट ले लिया, क्या ले लिया, a कॉमा b। ठीक है, b सेट मान लो मैंने ले लिया 2 एंड माइनस का 2। अब हमें क्या निकालना है, a क्रॉस b। ठीक है, तो यहां से आप देखो a के साथ हम कौन सा एलिमेंट लिखेंगे, 2। a के साथ और कौन सा एलिमेंट लिखेंगे, a माइनस 2। फिर b लिखेंगे, पहली पोजीशन पे सेट a का एलिमेंट 2 एंड b माइनस 2। ठीक है, सेट a के पास कितने एलिमेंट्स हैं,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके पास? 2 हैं। बी के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2 हैं। और इसके पास देखो कितने हैं? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी इक्वल टू कितने हो गए? 4। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि 3 इंटू 2 का मल्टीप्लाई है, 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई है? तो यहां पे आप एक नोट लिखो, या तो इसको आप ऐसे ही लिख दो कि इफ number of elements set A equal to m and number of elements in set B equal to n, then number of elements A cross B cross C equal to A cross B equal to क्या हो जाएगा? m cross n। ठीक है, क्या हो जाएगा? m क्रॉस n। मतलब सेट A में जितने एलिमेंट्स होंगे, सेट B में जितने एलिमेंट्स होंगे, आप उन दोनों का प्रोडक्ट करा दोगे और क्या बन जाएगा? वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपने देखा पिछले वाली स्लाइड में कि अगर एक सेट इनफाइनाइट है तो हमारे पास सेट कौन सा बनता है? इनफाइनाइट। तो यहाँ पे भी आप नोट डाल के लिख लो, नोट first, if number of elements A equal to something m and number of elements in set B equal to infinite, then क्या हो जाएगा? number of elements A cross B equal to हो जाएगा हमारा infinite। कितने नंबर्स आ जाएंगे? infinite। ठीक है, अब पिछली स्लाइड में चलते हैं थोड़ा और। यहां देखो a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 5 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमारे पास मान लो 0 है। हम थर्ड एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि अगर मान लो मैंने a इक्वल टू 5 ले लिया और b इक्वल टू भी 5 ले लिया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। और मैंने बोला कि a क्रॉस b भी क्या होता है? 5 होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A क्रॉस B कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी लिख लो, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इक्वल टू 0 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इक्वल टू 0, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड लिख लो, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इक्वल टू फाइनाइट, मान लो कोई फाइनाइट नंबर है, एंड नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स इन B इक्वल टू फाइनाइट, तो देन हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्रोडक्ट B इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइनाइट। ठीक है, अगर दोनों के पास फाइनाइट नंबर हैं तो उसका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ आई? अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने देख लिया। अब मान लो मुझे करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। क्या करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। यहां पे मैं लिखती हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। इसको हटाते हैं, पहले अभी एक चीज और समझ लेते हैं। यहीं पे 2 की बात चल रही है तो पहले 2 देख लेते हैं। हम इसे डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, किसे? कार्टेशियन प्रोडक्ट को। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक सेट A है, एक सेट A है 1 2 3, और हमारे पास B सेट है जिसमें हमारे पास P और Q करके एलिमेंट्स हैं। तो इसे हम डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लेते हैं। मान लो मैंने ऐसा बना लिया A। क्या बना लिया? ये A है। ये हमने बना लिया B। क्या बना लिया? B। A में एलिमेंट है 1 2 3, B में कौन कौन से एलिमेंट हैं? P और Q। तो अब देखो, A कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम B बनाते हैं तो क्या बन जाएगा?
1 के साथ p आ जाएगा, देन 1 के साथ q आ जाएगा, देन 2 के साथ p आ जाएगा, फिर 2 के साथ क्या आ जाएगा, q आ जाएगा, देन 3 के साथ हमारा p आ जाएगा और 3 के साथ हमारा q आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 के साथ क्या हो रहा है, p, 1 के साथ q। ठीक है, अब मैं दूसरी लाइन ले लेती हूँ, कलर ले लेती हूँ। फिर 2 के साथ हमारा p, 2 के साथ हमारा q, देन हमारे पास 3 के साथ हमारा p और 3 के साथ हमारा q। तो ये हम ऐसे दिखा सकते हैं, इससे पता चल जाएगा कि 1 जो है किससे किससे कनेक्टेड है, 2 जो है वो किससे किससे कनेक्टेड है और 3 जो है वो किससे किससे कनेक्टेड है। अब अगर मान लो मैं B क्रॉस A निकालती हूँ, क्या निकालती हूँ, B क्रॉस A। अब पहला एलिमेंट किसका आएगा, B का आएगा, तो B में कौन सा एलिमेंट है, P, और फिर कौन है A का एलिमेंट, 1। अब हम क्या करेंगे, पहली पोजीशन को फिक्स करेंगे, कब तक, जब तक A के एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते हैं। तो अभी हमने 1 बस लिखा है, अब आप दूसरा लिख दो, P के बाद लिखो 2, फिर P के बाद लिखो 3। अब सारे एलिमेंट्स खत्म हो गए A के, अब हम Q के नेक्स्ट एलिमेंट में मूव करेंगे, दैट इज अ Q, फिर क्या है 1 एंड फिर क्या है Q और 2 एंड Q एंड 3। आई बात समझ में। तो देखो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं इक्वल हैं, मतलब A क्रॉस P और B क्रॉस A कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, मतलब A क्रॉस B और B क्रॉस A नॉट इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे नोट करके लिखोगे, नोट, नोट क्या लिखोगे, A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। आई बात समझ में, दोनों अलग अलग हैं। अब हम डायग्राम से भी देख लेते हैं कैसे अलग हैं। ये मैंने बनाया पहले B, जब B की बात पहले करेगा तो हम B पहले बनाएंगे, ठीक है। A, B का एलिमेंट्स कौन कौन है, P है और Q है। A का एलिमेंट्स क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। अब इसे मैं P को पहले किससे कनेक्ट करना है, P1 के पास भी जाएगा, P2 से भी प्रोडक्ट करेगा और P3 से भी करेगा। सिमिलरली Q हमारे पास क्या करेगा, Q भी 1 के पास जाएगा, Q भी 2 के पास जाएगा और Q भी 3 के पास जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स B क्रॉस A कितने हैं, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B की बात करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B, तो ये कितने हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने हैं, 6। तो यहां से एक चीज पता चली, ये पहली नोट थी, और दूसरी नोट हमारे पास क्या होगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स B क्रॉस A। दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे, लेकिन दोनों सेट के क्या होंगे, एलिमेंट्स अलग अलग रहेंगे। क्योंकि देखो नंबर्स में हम क्या कर रहे हैं, दोनों सेट के नंबर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं, सेट तो नहीं बदल रहा है, हम सेम जो सेट्स हैं उनके पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं, तो उसके नंबर्स जो होंगे वो तो चेंज नहीं हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट तो सेम होता है, चाहे आप 2 इंटू 3 करो, चाहे आप 3 इंटू 2 करो, चाहे आप 0 इंटू 1 करो, चाहे 1 इंटू 0 करो, ठीक है। इतनी कहानी आपको समझ आई कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो क्या करता है, हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करता है, क्या नहीं करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक चीज आती है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या आती है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, अब ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी क्या चीज है, सेम चीज है। हमने ऑर्डर्ड में पढ़ा, पेयर में पढ़ा 2 का, इसमें पढ़ेंगे 3 का। कितने पढ़ेंगे, ट्रिपलेट का मतलब होता है 3, मतलब A B एंड C। अब हमारे पास एलिमेंट्स ऐसे दिखेंगे, जिसमें से A आएगा सेट A से, B आएगा सेट B से और C आएगा सेट C से। सेम हमारे पास पोजीशंस वैसी रहेंगी। तो हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं मैम, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। कितने सेट्स का पढ़ने वाले हैं, 3 सेट्स का। तो आप इसको बस मैथमेटिकली देख लो,
बाकी जहां पे ऑर्डर्ड पेयर है वहां पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हो जाएगा। A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू A, B and C such that A belongs to A and B belongs to B and C belongs to C। ठीक है, ये तीनों चीजें हो गई हमारे पास। अब हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लो हमारे पास A इक्वल टू है 1 2 3, B इक्वल टू है हमारे पास A और C इक्वल टू है हमारे पास समथिंग 2। ठीक है, तो अब हम ट्रिपलेट कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू कैसे लिखेंगे, तीन तीन का हमारे पास क्या होंगे, एलिमेंट्स आएंगे। एक ब्रैकेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 3 आएंगे। पहली पोजीशन पे ये आएगा, सेकंड पोजीशन पे ये आएगा, थर्ड पोजीशन पे C के एलिमेंट्स आएंगे। तो 1 आ गया, फिर B का एलिमेंट A, फिर C का एलिमेंट 2। इन दोनों के पास एक एक एलिमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास क्या होगा, दूसरे में क्या आ जाएगा 2A2, फिर क्या आ जाएगा 3A2। आई बात समझ में। इन दोनों के पास एक एक एलिमेंट था तो ये मूव नहीं कर सकते, तो ये फिक्स हो गए हमारे पास। कौन मूव कर रहा था, सिर्फ A मूव कर रहा था। ठीक है, तो यहां पे देखो इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, A सेट में 3 है। नंबर ऑफ B कितने हैं, 1 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C कितने हैं, 1 है। और यहां पे कितने हैं टोटल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B क्रॉस C कितने हैं, 3 हैं। कैसे आया, तो देखो सिंपल है, यहाँ पे आप नोट रखोगे या कि आप ये लिखोगे कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इक्वल टू P, number of elements in B equal to Q and number of elements in C equal to R, then क्या होगा, number of elements A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू तीनों के एलिमेंट्स के जितने जितने एलिमेंट्स होंगे उनका प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब P Q R, P इंटू Q इंटू R। आई कहानी समझ में। तो यहाँ पे देखो 3 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट भी इक्वल कब होगा, जब तीनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ठीक है, सो आज की यही रही क्लास। थैंक यू सो मच। हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। अच्छा, आप यहाँ पे देखोगे ऑर्डर्ड पेयर जब हम पढ़ रहे थे तो एक एग्जांपल इसका हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उसमें हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और बाई एक्सिस होता है। क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है और बाई एक्सिस होता है। इसके यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3, 1 2 3, इधर साइड भी यहाँ 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ 1, यहाँ -1, सॉरी यहाँ -1। तो जब हम पोजीशन दिखाते हैं, कोई भी आप पोजीशन दिखाओगे तो पहला एलिमेंट किसका होता है, एक्स का, और दूसरा एलिमेंट किसका होता है, वाई का। तो आपको नहीं लगता ये ऑर्डर्ड पेयर है, क्या है ये, ऑर्डर्ड पेयर। तो ये जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम क्या दिखाते हैं, पोजीशंस दिखाते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट की, तो वो हमारे पास कैसा होता है, एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर में हमने क्या पढ़ा कि एक हमारे पास फिक्स्ड क्या होगा, रूल होगा जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसकी पेयरिंग करेंगे। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास A क्रॉस B होगा, इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जिनका वो सारे पेयर्स आ जाएंगे जो A बिलोंग्स टू A से आ रहे हैं और B बिलोंग्स टू B से आ रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं A क्रॉस B में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स B। आई बात समझ में, इसको इंटू बना लो, कहीं ऐसा ना एक्स समझ आओ। ठीक है, फिर ट्रिपलेट में क्या होता है, A क्रॉस B क्रॉस C, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू B इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C। और इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं कि सारे ट्रिपलेट A B C such that A belongs to A, B belongs to B and C belongs to C। इतनी कहानी समझ में आई आपको। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, मान लो A1 एंड A2 हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर है एंड B1 एंड B2 कोई ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ। ये मैंने आपको पहली क्लास में साइन बताया था
या तो आप ये लिखो या तो आप ये लिखो। कब होगा? जब A1 इक्वल टू B1 होगा और A2 इक्वल टू क्या होगा? B2 होगा। ठीक है, ग्राफ हम उसको डायग्राम में कैसे दिखाते हैं मैंने आपको वो भी बता दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज क्लास एंड आई होप आपको क्लासेस समझ आ रही होंगी। और अगर आपको क्लासेस समझ आ रही हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और बने रहिए इसी प्रकार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।